काउंटिंग। हेलो हेलो हेलो। देखो भाई, तो अपन ने लास्ट क्लास में, मेरे को याद है वो, मैंने एक टॉपिक का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, केएसएफ की सक्सेस फैक्टर्स। और मैंने उसके बारे में पूछा भी था आप लोगों से, है ना, कि भाई किस किस के पिताजी का बिजनेस है। तो हर बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होते क्या? कि भाई आप किसी से पूछ रहे हो, बोलो सर आप कॉल यार, वो बिजनेस है ना यार, उसमें सक्सेसफुल बनने के लिए क्या मेन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो बस उसी को ही हर इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं। आज पढ़ाने वाले बिजनेस में तुमको जाना है तो देर विल बी सम डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। अगर आपको मान लो कोई खाने पीने के बिजनेस में जाना है तो देर विल बी सम डिफरेंट पॉइंट्स। खाने पीने में भी देखो, अगर फास्ट फूड में जाना है तो देर विल बी डिफरेंट, है ना। और प्रोसेस्ड फूड में जाना है तो देर विल बी डिफरेंट। और अपने रेगुलर नॉर्थ इंडियन में जाना है तो देर विल बी डिफरेंट। अलग अलग फैक्टर्स है ना भाई, समझ रहे हो। अब तो अब मान लो आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो की फैक्टर्स कुछ अलग होंगे, है ना। अब उसमें भी अलग अलग है, मोबाइल वाली इंडस्ट्री में अलग होंगे, फर्नीचर में अलग होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अलग अलग होते हैं की सक्सेस फैक्टर्स। तो हमारे टॉपिक का नाम यही है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मतलब आता है, ठीक है, काफी बार आया है क्वेश्चन, देखा है मैंने। बस भगवान का नाम लेके जल्दी जल्दी ये 4 5 6 दिन में खत्म, तो मजा आ जाएगा भाई साहब, फिर लास्ट चैप्टर। देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चल रहा है हमारा एनालिसिस। पेज नंबर पता है क्या? मतलब 34 की सक्सेस फैक्टर्स। वैल्यू क्रिएशन भी कराना है, अभी वैल्यू क्रिएशन बाकी है। वैल्यू क्रिएशन मार्केटिंग, अच्छा कौन सा 33। ओके भाई, की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस, या मतलब इसका नाम तो असली में क्या है, के एस एफ ही है। के एस एफ की मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्सेस मतलब जिन पे सक्सेस मिलती है, और फैक्टर्स मतलब इन चीजों पे मिलती है। तो की सक्सेस फैक्टर्स, तो ये होते हैं के एस एफ, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन याद करेंगे, क्या डेफिनेशन है इसका, क्या होता है ये? An industry's key success factors are those things that most affect the industry members' ability to prosper in the marketplace. Prosper मतलब success. तो देखो भाई, की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो थिंग्स होती है, वो चीजें जो फर्म मेंबर मतलब फर्म्स, जो इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स है, उनकी एबिलिटी टू प्रॉस्पर मतलब उनकी सक्सेस, सक्सेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे अगर अपन ध्यान ना दें तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या मिल जाएगी, सक्सेस। मतलब दीज आर दोज फैक्टर्स, दीज आर दोज थिंग्स विच अफेक्ट्स द इंडस्ट्री, मतलब द फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स, टू प्रॉस्पर। सही है भाई, कोई भी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स है, वो प्रॉस्पर करेगी नहीं करेगी, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है। और हर इंडस्ट्री के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सही है कि नहीं है? तो अब आपको एक अच्छा, की सक्सेस फैक्टर्स क्या हुआ बेसिकली, मतलब इसको और डिफाइन कर रहे हैं। मतलब हर इंडस्ट्री में क्या होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर इंडस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग शब्द से आप इसको बोल सकते हो। तो की सक्सेस फैक्टर्स की डेफिनेशन अभी सुनना, भी खत्म नहीं हुई, अभी तो वो एक ही थी, वो तो और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सर क्या होते हैं की सक्सेस फैक्टर्स, देखो और लिखो इसके बारे में। की सक्सेस फैक्टर्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है, उन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, हर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना अलग। अब जैसे ये फोन है ना भाई, तो फोन के अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, अलग क्वालिटीज, अलग चीजें, फीचर्स। पेन है, पेन के अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। फर्नीचर है, फर्नीचर के अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना। ये पाउच है ना, इसके अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। हर प्रोडक्ट के क्या होते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स। ये एसी लगा हुआ है, अलग एट्रीब्यूट्स है। ये स्क्रीन लगी हुई है, अलग एट्रीब्यूट्स। समझ गया मेरी बात? सो केएसएफ क्या होता है,
केएसएफ उन एलिमेंट को बोलते हैं, उन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं, उन रिसोर्सेज को बोलते हैं, उन कॉम्पिटेंसीज को बोलते हैं, उन कैपेबिलिटीज को बोलते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? केएसएफ। ये वो सभी एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या मिल सकती है? सक्सेस। और अगर हम ध्यान ना दें तो हमें क्या हो जाएगा? फेलियर। सही है। हर इंडस्ट्री के क्या होते हैं? कुछ की सक्सेस फैक्टर्स जिन पे उस फर्म्स की सक्सेस डिपेंड करती है। तो ध्यान देने वाला ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं देने वाला नीचे जाएगा। सही है कि नहीं है भाई? है कि नहीं? ऐसे ही तो होता है। आज मान लो सर, कई बार बच्चे भी पूछते हैं ना, जैसे बोलो सर अगर हमें इंटरमीडिएट में मतलब पास करना है तो क्या करना चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जो करनी चाहिए? तो वही सिंपल बात है, ये वो चीजें हैं जो कर लेगा वो पास हो जाता है, जो नहीं करेगा वो रह जाता है। आप समझ गए मेरी बात? है कि नहीं? मैं हमेशा जो मेरा मानना रहा है, हर बच्चा जो हर दिन आया है, एक भी छुट्टी नहीं करी, एक भी, नॉट इवन वन, ठीक है, हर दिन का काम हर दिन उसने कंप्लीट कर लिया है, सारे होमवर्क्स कंप्लीट किए हैं, सारे होमवर्क्स, फिर थ्योरी वाले को हल्का सा रिवीजन भी कर लिया है, सारे टेस्ट के लिए पूरी मेहनत डाल के पढ़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि उसके नंबर बहुत अच्छे आए, आई एम सेइंग उसने खूब पूरी मेहनत डाली है उस टेस्ट में, तो वो हर बच्चा पास होगा इंटर में, ये मेरी गारंटी है। तो ये क्या है? कुछ की सक्सेस फैक्टर्स है। समझ गए मेरी बात? तो जो मानेगा वो पास हो जाता है, जो नहीं होगा वो ऐसी हर इंडस्ट्री में होते हैं। तो क्या होते हैं की सक्सेस फैक्टर्स? थोड़ा और एक्सप्लेन करो सर। ये उन एलिमेंट्स को बोलते हैं, ये हर प्रोडक्ट में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको बोलते हैं, क्वालिटीज, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज, आपकी कैपेबिलिटीज, ये उन सभी चीजों को बोलते हैं विच दैट स्पेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस, दैट स्पेल्स द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड द फेलियर। तो सर ये वो चीजें हैं जो सक्सेस और फेलियर के बीच की चीज है, मतलब जो डिफरेंस होता है उस चीज का। ठीक है, कोई फर्म्स सक्सेसफुल है, कुछ फर्म्स फेल हो रही हैं, तो उनके बीच का वो डिफरेंस क्या है? की सक्सेस फैक्टर्स। तो वो जो सक्सेसफुल हुई क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द बिकॉज दे फॉलोड द की सक्सेस फैक्टर्स। और जो फेल हुए वो क्यों हुए? बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो की सक्सेस फैक्टर्स। तो सक्सेसफुल और फेलियर के बीच में मतलब वो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? उन फैक्टर्स का ही तो होता है कि वो जो सक्सेसफुल ने उन सारी बातों को माना और उन बाकियों ने उसको नहीं माना। सर मैं आया छोटो, आज आ जाओ, तुम लेट है, खूब लेट आ रहे हो तुम। सिर्फ आज ठंड की वजह से छोड़ा है मैंने, नहीं तो छोड़ता नहीं मैं। ठंड क्योंकि ज्यादा हो रही है इसलिए तुम्हें अंदर ले लिया मैंने, नहीं तो भाई साहब अरे मैं वो फिर करता ठंड वाला बाहर ही। चलो समझ में आई ना बात? अभी तक कोई प्रॉब्लम? की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? पहली डेफिनेशन क्या बोलोगे? मेन डेफिनेशन सर ये वो फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट्स द फर्म्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन एनी इंडस्ट्री। सही बात है, ठीक है। और क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स, और एक्सप्लेन करो, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। समझ गए? ये थिंग्स का एक्सप्लेनेशन है। कौन सी थिंग्स? तो क्या होते हैं की सक्सेस फैक्टर्स? ये वो एलिमेंट्स होते हैं, ये वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये वो कैपेबिलिटीज, ये वो रिसोर्सेज, वो कॉम्पिटेंसीज हैं विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड द फेलियर। सही बात है। और सुनो, KSF by their very nature are so important that all firms in the industry must pay close attention to them। सर ये फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं, इस पे सब उस इंडस्ट्री के सभी मेंबर्स को क्या देना चाहिए? अटेंशन देना चाहिए। दे मस्ट पे क्लोज अटेंशन, मतलब जो भी फर्म्स उस इंडस्ट्री में है सबको इन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात जरूर लिखिएगा। सभी को इस पे क्या देना चाहिए? क्लोज अटेंशन देना चाहिए, है कि नहीं? सक्सेस पानी है तो देना ही चाहिए। चलो एक और बात, इतनी बातें लिख दी। और सुनना, मिस डायग्नोसिंग द इंडस्ट्री फैक्टर्स critical to long-term competitive success greatly raises the risk of a misdirected strategy। अच्छा, अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। क्या होता है जैसे कोई भी एक एग्जांपल, इंस्टीट्यूट है ना। अब जैसे नया कोई कोई नया बैच चालू हुआ है ना। अब क्या होता है, वो जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे वो कुछ अपने प्रीवियस बैच वाले बच्चों से ज्ञान ले लेते हैं। एग्जांपल सुनना, ज्ञान भी लिया किससे? जो पास नहीं हुए। अब एक एग्जांपल समझो, टीचर जो है वो तो उन जैसे बहुत सारे बच्चों को देख रहा है, हर साल में तीन तीन बैच पढ़ा रहा है, मतलब तीनों अटेम्प्ट्स में पढ़ा रहा है, और कितने सालों से पढ़ा रहा है, उसको ज्यादा पता है।
वो भी कुछ बातें बता रहे हैं और वो कुछ सीनियर भी कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन वो किसकी बात मान लेते हैं? बोले नहीं यार, वो टीचर को क्या पता होगा, बोलो वो जो प्रीवियस बैच वाले सीनियर है वो ज्यादा जानते होंगे। सही है मेरी बात, है ना? तो वो किसकी बात मान लेते हैं? उनकी। तो उससे क्या हो जाता है, वो उन फैक्टर्स को मिसडायग्नोस कर लेते हैं। उनको मतलब वो जो मेन वाले फैक्टर्स हैं, जो जिन पे ध्यान देना चाहिए, वो जो टीचर ने बताया वो वाले फॉलो करने चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो क्या कर लेते हैं, उन फैक्टर्स को मिसडायग्नोस कर लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। समझ लो मिस डायग्नोसिंग क्या होता है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? अब आपके समझो, आपको जुकाम कोई और कारण से हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने मिस डायग्नोस कर लिया उसको। समझ गए? मतलब मिस डायग्नोस करना मतलब उसको, मैं वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं पकड़ पा रहा, मतलब उसको उसको गलत लग रहा है और कोई कारण से लग रहा है, तो वो तो गलत इलाज कर देगा। सही बात है, कोई गलत दवाई दे देगा, है कि नहीं? तो ये वही तो चीज है। अगर आपने, देखो सही फैक्टर्स को ठीक से डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। हर इंडस्ट्री के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब उनको ठीक से डायग्नोस करना मतलब उनका पता करना कि कौन से फैक्टर्स हैं, उनको ठीक से पता करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कहीं गलत वाले पता कर लिए ना और उसी को फॉलो करने लग गए, तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी? मिस डायरेक्टेड, गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। सही है कि नहीं है? तो वही होता है, वो किसकी बात मान लेते हैं? सीनियर की विनियर की बात मान लेते हैं और उनकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या हो जाती है? मिस डायरेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं, इनको पता करते हैं ना, जब हम इनको फाइंड आउट करते हैं, तो भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमने मिस डायग्नोज कर लिए, तो इट ग्रेटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मिस डायरेक्टेड स्ट्रैटेजी। तो सर ये वो फैक्टर्स है जिनसे आपकी लॉन्ग टर्म गड़बड़ हो जाएगी, एंड इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ योर ऑफ अ मिस डायरेक्टेड स्ट्रैटेजी। आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? मिस डायरेक्ट हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। समझ गए मेरी बात? तो बहुत अच्छे से इसको डायग्नोस करना चाहिए। इसलिए तो जैसे डॉक्टर है, उसको भी बहुत तरीके से डायग्नोसिस करना भी एक अलग अलग कला है ना? जैसे पुराने वाले सुनते हो पिक्चरों में आता था, पुराने वाले जो बुजुर्ग होते थे, कि वो ये पल्स या नाड़ी वाड़ी चेक करके पता कर लेते थे कि क्या कारण, क्यों क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई डायग्नोस करना बहुत सही सही डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस करना मतलब उसका पता करना, असेसमेंट करना। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वैसे तो अभी सही चल रहा है। गूगल चल जाए बस एक बार, चल जाए भाई। देखो, अब आप जिसका मेरे को बोलोगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा की सक्सेस फैक्टर्स और आ जाएगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अपन लिखते हैं फूड इंडस्ट्री का, है ना? फास्ट फूड इंडस्ट्री के एस एफ या की सक्सेस फैक्टर्स आया क्या? लियो साहब आ गया। तो व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स इन फास्ट फूड इंडस्ट्री? सिंपल है, मतलब आप समझो ये बहुत फर्जी पैसा टॉपिक है कि यार बोला सर हमको ना, हम सोच रहे हैं सर वो ना चाय वाले बिजनेस में जाएं, तो सर उसमें कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए? तो बस उसी को तो बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर्स। तो अगर फास्ट फूड इंडस्ट्री में जाना है, तो सर कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो हमें सक्सेस मिलेगी? ठीक है, तो कौन सी ध्यान की वाली चीज है? क्या दो? क्विक सर्विस। समझ गए मेरी बात? क्विक सर्विस, क्विक सर्विस दो। और क्या दो? क्वालिटी कैसे दो? कंसिस्टेंट क्वालिटी दो। ऐसा नहीं रोज रोज ऊपर नीचे हो रहा है, एक दिन तो अच्छी बना दी, सोचो होता है कई बार, आप पहले दिन किसी रेस्टोरेंट पे गए, है ना, या कोई कैफे पे गए, बड़ी अच्छी कोल्ड कॉफी बनाई, अगले दिन बिल्कुल पानी कर दिया उसका। ऐसा भी नहीं है ना, कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करो। सही है, अफोर्डेबल प्राइसेस। तो अगर आपको इसमें हिट होना है, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो जो ध्यान देगी वो ऊपर जाएगी, जो नहीं देगी वो नीचे जाएगी। समझ में आ गई? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस ऑफ द फर्म्स एंड फेलियर। सही है कि नहीं है? जो फर्म सक्सेसफुल है वो ये कर रही होंगी, जो अनसक्सेसफुल है वो ये फॉलो नहीं कर रही होगी। अरे आई कि नहीं आई बात समझ? ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 थे। अभी आपकी मान लो इच्छा है, जैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री का नहीं, अब हम बात करते हैं मोबाइल इंडस्ट्री का। देखो मोबाइल में सर, मोबाइल वाली में मतलब अगर जो फर्म्स है उनके कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए, मतलब जिससे सक्सेस मिल सकती है? आया क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे आ गए। यूजर सेंट्रिक होना चाहिए। अरे है ना, यूजर को ध्यान में रख के, केंद्र में रख के उसको बनाना चाहिए आपको प्रोडक्ट, है कि नहीं भाई? यूजर फ्रेंडली कह लो। पॉलिश्ड फील, फील कैसे आनी चाहिए? पॉलिश्ड
पॉलिश मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिश लगी हुई, पॉलिश फील का मतलब इट शुड बी वेल कट, वेल डिजाइंड। कोई इधर कई बार होता है ना, धागे निकल रहे होते हैं इधर उधर से। आ जा जा, खड़े रहना बेटे आज। इतनी लेट तो नहीं चलेगा। 4 5 6 10 मिनट वालों को तो बिठा दिया था मैंने। हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग यूएसपी, स्ट्रॉन्ग यूएसपी है ना। आपका जो यूएसपी क्या होता है? जो आपका है और सबके पास नहीं है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन विच इज यूनिक। अरे सबका अलग अलग कुछ ना कुछ तो होता ही है ना यार। जैसे एमआई है, एमआई का भी कुछ यूएसपी है अलग, सही है। ऐसे सैमसंग है, सैमसंग की अलग यूएसपी है, कुछ है उसकी स्क्रीन या कुछ है, रिफ्रेश रेट कुछ तो है, समझ। ऐसे एप्पल है, उसका भी कुछ ना कुछ अलग है। तो आपकी जो भी यूएसपी है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसे नहीं फर्जी सी बोला सर ये क्या है, सभी के पास होती है। समझ रहे हो? आप बोल रहे हो बोले यार हमारा साउंड बहुत अच्छा है, अबे वैसा ही साउंड सबका है। तो जो भी आपकी यूएसपी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। फिर फोकस ऑन वन कोर फीचर, एक कोर फीचर पे फोकस करो, कोई एक चीज तो पकड़ो जो दूसरों से अच्छी हो। सॉल्व अ प्रॉब्लम, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करो, नहीं तो नोकिया के जैसे बाहर हो जाओगे। नोकिया ने ध्यान नहीं दिया ना इस बात पे। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स भी आपको उसको इनबिल्ट उसको लगाओ कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे जैसे होता है ना कि एंड्रॉइड क्यों ज्यादा चलता है, क्योंकि उसके ऊपर सारी प्लेटफॉर्म की एप्स चल जाती है, एप्पल पे कई एप्स नहीं चलती है। समझ गए मेरी बात? होता है आज कई ट्रेडिंग वाली जो एप्स है ना, ट्रेडिंग वाली समझते, शेयर वेयर वाली, वो कई कुछ एप्स उस पर चलती नहीं iOS पे। समझ रहे हो? अभी मैंने वो खरीदा था कुछ टाइम पहले, वो था ना लैपटॉप, मैकबुक, मैकबुक खरीदा, मैकबुक पे ट्रेडिंग वाली एप्स ही नहीं चल रही कहीं। तो आई हैड टू चेंज, उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ा। सोचो, उसमें तो खैर डल जाता है, मोबाइल में नहीं डलता है। तो मैकबुक में मैंने विंडोज डलवाई। सोचो, मैकबुक में खुद का सॉफ्टवेयर आता है एप्पल का, मैंने उसके अंदर भी मैक वो डलवाई विंडोज, क्योंकि वो कंपेटेबल ही नहीं थी, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सबका चल जाए उसमें एप्स वगैरह, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स चले। चलो खैर, हम इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने किसके निकाले? मोबाइल इंडस्ट्री के। ऐसी तुम्हें सीमेंट इंडस्ट्री में हिट होना है तो देयर विल बी डिफरेंट फैक्टर्स। समझ गया क्या? तो की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं सर, हर इंडस्ट्री के होते हैं, उन पे अगर फर्म्स ध्यान दे तो दे कैन बिकम सक्सेसफुल। तो सभी को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड द फेलियर, प्रॉफिट एंड द लॉस। सही है कि नहीं है? अब आया समझ में सबको? अरे दिमाग में सेट हुआ? अब हर इंडस्ट्री के होते हैं, कई होते हैं, 7 8 4 5 खूब सारे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जितनी भी सक्सेसफुल फर्म्स है क्या वो सातों इन सब पे ध्यान दे पाती है, नहीं। आप अगर इसका 80%, 30%, 40 50% एक दो पे भी ध्यान दे लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? सक्सेस। ठीक है? तो इट इज, आई एम नॉट सेइंग कि इन सभी पे एक 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 100% सब पे ध्यान देना चाहिए। आई एम सेइंग इनमें से अगर आपने 2 3 पे भी ध्यान दे लिया तो भी आप क्या हो जाओगे? सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? चलो बस फिनिश कर लेते। ये सारी लाइंस इसलिए समझा रहा हूं ताकि लिख के आओ आप, अच्छी लाइंस है ना, जरूरी है। ठीक है, अभी तक कोई भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, अच्छा, अभी हमने पता करा ना कि फूड, ये मोबाइल इंडस्ट्री में ये सारे होते हैं, फूड में ये सारे होते हैं। लेकिन अगर हम गलत गलत वाले पता कर लें तो हमारी पूरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? स्ट्रेटेजी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बस यही तो बात है। वो मिस डायग्नोसिंग द फैक्टर्स कैन लीड टू मिसडायरेक्टेड स्ट्रैटेजी, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अ मिसडायरेक्टेड स्ट्रैटेजी। आपकी पूरी स्ट्रैटेजी गड़बड़ डायरेक्शन में चल जाएगी। सही है कि नहीं? बस सुनना। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वर्ड, की वर्ड्स जो मैं बोलता हूं आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिस नहीं होना चाहिए भाई साहब। अब सुनना, हैंस यूजिंग द इंडस्ट्री KSF एज cornerstones for the company's strategy and trying to gain sustainable competitive advantage by excelling at one particular KSF। क्या बोला था मैंने अभी आपको? सब पे ध्यान देने की। आई एम नॉट सेइंग कि सब पे ध्यान हर कोई तो दे ही नहीं पाता, एप्पल भी नहीं दे पाता सारे के सारे। उस इंडस्ट्री में सारी चीजों पे एप्पल भी ध्यान नहीं दे पाता है, एक दो तो उसकी भी गड़बड़ी होती है। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक दो पे भी अगर आप ध्यान दे लोगे ना तो इट कैन गेट यू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे आपको क्या मिल जाएगा? अगर थोड़े बहुत पे भी तुमने ध्यान दे लिया
तो इट कैन हेल्प यू इन गेटिंग द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लंबे समय तक उससे आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो यही बोल रहा है वो। सो आपको केएसएफ को कैसे यूज करना चाहिए? कॉर्नर स्टोन्स की तरह। कॉर्नर स्टोन्स देखते हो हर कोने पे लगे होते हैं ना, हर गली के कॉर्नर पे क्या लगे होते हैं? कॉर्नर स्टोन्स। अरे पहले नहीं होते थे, अब आजकल तो थोड़ा चेंज हो गया है, पहले नहीं लगे होते थे हर गली के कोने पे, गली के कोने पे या मेन रोड पे। नहीं देखा आपने कभी कॉर्नर स्टोन्स? है यार, वो भी दिखाना पड़ेगा। कॉर्नर स्टोन्स होते थे भाई। कि भाई दिल्ली इतने माइल्स दूर है, पहले वो हरे वाले वो नहीं होते थे ऊपर लगे हुए होर्डिंग्स, पहले कॉर्नर स्टोन्स होते थे, समझे? ये नहीं है, देख समझ रहे हो ना, हर चीज गूगल पे भी नहीं देखनी चाहिए, गूगल भी लीड होता है, समझे? कॉर्नर स्टोन्स माइल्स, देखिएगा देखो, ये होते हैं देखो, जैसे हाईवेज पे नहीं लगे होते कि पहले क्या है, ये आजकल ऐसे लगने लग गए, पहले होते थे नीचे स्टोन्स होते थे, बड़ा स्टोन होता था इतना बड़ा, है अभी भी होते हैं ना, तो वही होते हैं कॉर्नर स्टोन्स, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ रहे? तो अभी अभी गूगल है, कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या होता है? स्टोन होना चाहिए ना, पत्थर, पत्थर होना चाहिए, पत्थर। यार आजकल पत्थरों को रिप्लेस कर दिया किसने? बैनर्स, होर्डिंग्स लगे होते ना हाईवे, पहले क्या लगे होते थे? कॉर्नर स्टोन्स, आज भी लगे होते हैं, करेक्ट है, स्टेट हाईवेज वगैरह पे लगे होते हैं कि वहां से राइट लेना है, इधर से लेफ्ट लेना है, ऐसे करके होता है। चलो समझ गए? सो आपको केएसएफ को कैसे यूज करना चाहिए? दे शुड बी यूज्ड एज कॉर्नर स्टोन्स। इन पे अगर हम एक दो पे भी ध्यान दे लेंगे, बाय बाय फॉलोइंग अ वन और टू केएसएफ पे भी अगर अपन ध्यान दे लेंगे, तो ये आपको काय में मदद करेगा? इन गेटिंग द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये लाइन लिख दीजिएगा कि इसको हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए? कॉर्नर स्टोन्स की तरह यूज करना चाहिए। कॉर्नर स्टोन्स मतलब उसको तो हमें फॉलो करना ही है। कॉर्नर स्टोन्स क्या होता है? जिसे हमें फॉलो करना ही है, समझ गए? दिल्ली जा रहे हो आप, तो पहले जब ये जीपीएस नहीं था तो क्या फॉलो करते थे? कॉर्नर स्टोन्स को फॉलो कर करके जाते थे, बोले यार वो आया था 80 किलोमीटर है, उस हिसाब से अंदाजे लगाते थे, समझ गए? ये होता था। सो ऐसे ही इनको अगर हम फॉलो करें बाय एक्सेलिंग एट वन पर्टिकुलर केएसएफ, अगर एक दो पे भी ध्यान दे लेंगे ना अगर हम, तो भी हमें क्या मिल जाएगा? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, समझ गए? पक्का? तो ये तो हो गया अच्छा खासा इंट्रोडक्शन इसका। और अब सुनना, हर इंडस्ट्री का केएसएफ क्या होता है? अलग अलग होता है। दे वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री का अलग होगा, सीमेंट का अलग होगा, शूज इंडस्ट्री का अलग होगा, कपड़ों का अलग होगा, खाने का अलग होगा, सही है कि नहीं? सो दे चेंज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड इवन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो। समय समय के हिसाब से भी तो बदलते हैं। आज से 20 साल पहले कुछ अलग चीजों से सक्सेस मिलती थी, आज 20 साल बाद कुछ अलग चीजों से सक्सेस मिलती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कहने का मतलब आज फैक्टर्स अलग है, पहले कुछ अलग हुआ करते थे। समझे कि नहीं समझे? बोलो, अरे बोलो। ऐसा। सो केएसएफ क्या होते हैं? दे वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फ्रॉम टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं सर, ये सही है कि नहीं है? विद इन द सेम इंडस्ट्री। चलो एक और लाइन, ओनली रेयरली डज एन इंडस्ट्री हैव मोर देन 3 और 4 की सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी इंडस्ट्री में 3 4 ही होते हैं, ज्यादा बहुत सारे नहीं होते, समझ गए? ऐसे कोई बहुत सारी लिस्ट नहीं खुलती है, वो तो मोबाइल वाली में खुल गया, एक दो एक्सेप्शन होते हैं, अदरवाइज 3 4 5 चीजें ही होती है हर इंडस्ट्री के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? एंड इवन अमंग दीज 3 और 4, ये जो 3 4 होती है, इनमें से 1 और 2 यूजुअली आउटरैंक दी अदर्स इन इंपॉर्टेंस। जैसे फूड इंडस्ट्री है, अभी हमने देखा था फूड इंडस्ट्री में कितने आए थे नाम? 3, 3 या 4 आए थे। पहले क्या था? क्विक सर्विस, है ना? क्विक सर्विस, कंसिस्टेंट क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, 3 चीजें तो थी। अब आप सोचो, ठीक है, अब सुनना, तो यूजुअली वो यही कह रहा है कि यूजुअली 3 4 होते हैं, और जिनमें से भी 1 या 2 जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाकियों से। इन एनी इंडस्ट्री, इसको आसान लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन एनी इंडस्ट्री यूजुअली देयर आर 3 और 4 केएसएफ, जिनमें से आउट ऑफ देम 1 और 2 आर मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर्स।
वन और टू आउटरैंक दी अदर्स। अरे आ गई बात समझ? पक्का? बस। तो ये पूरा केएसएफ का टॉपिक है, एक एक वर्ड समझा दिया है, सारे लिख के आइएगा, एक भी मिस मत करिएगा। छोटा सा ही टॉपिक है तो वैसे ही छोटा सा कंटेंट है, इसमें से मत काट देना, इजी है, सारी इजी लाइंस थी। ठीक है, चलो अब देखो सर, अभी तो हमने गूगल पे डाल के चेक कर लिया कि फूड इंडस्ट्री के कौन से होते हैं, लेकिन जब गूगल नहीं था तब, जब गूगल नहीं था तब सोचो तुम्हारा बॉस तुमको बोले कि यार पता करो कि केएसएफ उस इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे। ठीक है, तो पहले बोलो पता करो उसमें क्या फैक्टर्स हैं। लाइट कम सी लग रही है। हाँ, मेरे वो नहीं लग रहा है, ब्यूटी खराब हो जाती है मेरी, वीडियो खराब हो जाता है। हाँ, तो बोलो कौन से की सक्सेस फैक्टर्स हैं, पता करके आओ। और बिल्कुल भी गूगल से मत चेक कर लेना, ऐसा भी तो बोलते हैं आजकल लोग, अगर गूगल से मैच किया तुमने तो फिर डंडे तोड़ देंगे। सही है कि नहीं है भाई? तो होता है। अब अगर तुम्हें गूगल मैं भी बोल दूं कि यार गूगल की हेल्प नहीं ले सकते, खुद लिख के लाओ, तो कैसे लिखोगे सर? कैसे, क्या क्या आता है केएसएफ? तो समझ लो, इफ आई गिव यू वन होमवर्क कि यार उस इंडस्ट्री का केएसएफ लिख के लाओ, वॉच इंडस्ट्री का लिख के लाओ, कैमरा की इंडस्ट्री का लिख के लाओ, ये इलेक्ट्रिकल्स वाली में लिख के लाओ, तो बोले सर कैसे लिख के लाएंगे, क्या क्या होना चाहिए केएसएफ में? सुनना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, किसी ने तो करे ही होंगे ना जिसने गूगल पे डाले, गूगल पे इंसान तो है नहीं, किसी इंसान ने डाले ही होंगे, तो कैसे लिख, कैसे पता किया होगा उसने? तो सुनो, हाउ टू आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर्स, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो सुनिएगा कैसे करते हैं। द आंसर टू थ्री क्वेश्चंस हेल्प आइडेंटिफाई एन इंडस्ट्री द केएसएफ, इंडस्ट्रीज केएसएफ। तो आप इन तीन सवालों के जवाब ढूंढो, आपको उस इंडस्ट्री के क्या मिल जाएंगे? केएसएफ मिल जाएंगे। आपको बस इन तीन सवालों का जवाब ढूंढना है, जो भी इंडस्ट्री का लिखना हो तो उसमें ये तीन सवालों का जवाब ढूंढो। पहला, फर्स्ट चीज, ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर्स चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ दी सेलर्स। अभी आपने फूड इंडस्ट्री वाले में क्या बोले थे? तीन फूड इंडस्ट्री के क्या होते हैं केएसएफ? सबसे पहले क्या था? अफोर्डेबल प्राइसेस, कंसिस्टेंट क्वालिटी, क्विक सर्विस। तो पहला सवाल आप ये पूछो कि उस इंडस्ट्री में जिसका भी आपको बनाना है, मान लेते हैं अपन एसी वाली का बना रहे, एसी इंडस्ट्री, तो जिसका भी आपको बनाना है, आप पहले ही खुद से ये सवाल पूछो कि कौन से ऐसे वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि यार कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। कौन सी चीजें सोचता है कंज्यूमर बिफोर डिसाइडिंग विच ब्रांड शुड बी परचेज्ड। समझ गए? सो वाइल परचेजिंग वो कौन सी बातें दिमाग में लिखता है, तो वो नहीं लिख लो, वो होता है केएसएफ। समझ में आई मेरी बात? देख लो। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछो उस इंडस्ट्री में खुद से कि ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट बेसिस डज द कस्टमर चूज बिटवीन द डिफरेंट ब्रांड्स। शूज में आप क्या देखते हो बताओ? मान लो शूज, शू इंडस्ट्री का लिखना है तो कौन सी चीजें देखता है कस्टमर शू इंडस्ट्री के अंदर, किन किन चीजों पे डिसाइड करता है, तो वो लिख लो। समझ गए मेरी बात? व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल टू सेल्स, कौन सी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी वो चीजें होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए। समझ गए मेरी बात? कि अच्छा सोल होना चाहिए, कंफर्ट अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइसेस अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें सोचता ही है ना कस्टमर, बस इन चीजों पे डिसाइड करता है वो। सही है कि नहीं है? एक और सवाल जो आपको क्या पूछना चाहिए, what resources and competitive capabilities does a seller need to have to be competitively successful। ठीक है सर, कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए अपन अपने पास कौन सी रिसोर्सेस होने चाहिए, कौन सी कैपेबिलिटीज अपने पास होनी चाहिए। तो जब आप वो लिस्ट लिख रहे हो ना, अब वो लिस्ट के अंदर कितने नाम होते हैं? मैंने कहा था ना यूजुअली तीन या चार ही चीजें होती है केएसएफ में। कोई भी इंडस्ट्री के केएसएफ में कितने नाम होते हैं? तीन चार होते हैं, है ना? तो सर वो तीन चार लिखे कैसे? पहले आप उस खुद से सवाल पूछो ये वाला, फिर आप पूछो ये वाला कि हमें उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज खुद के अंदर वो करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। समझ रहे हो हमारे पे क्या टैलेंट हो, हमको डेवलप करना है। समझ गए मेरी बात? ये सो व्हाट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज वी नीड टू हैव, वी नीड टू डेवलप। तो हमें उस इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें, भाई सक्सेसफुल बनने के लिए हमें कौन सी चीजें सीखनी पड़ेगी, हमें कौन सी चीजें, हमें कौन सी चीजें आनी चाहिए। समझ गए? तो ये भी आप खुद से पूछो। ठीक है, बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या हमें इस पे ध्यान देना चाहिए?
क्या हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए या क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए, लार्ज स्केल पे बनाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सर्विस पे ध्यान देना चाहिए? तो कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज है, कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमें क्या करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए? तो ये भी आप उसमें लिख दो लिस्ट में। और तीसरा सवाल, what does it take for the sellers to achieve a sustainable competitive advantage? तो सर उस इंडस्ट्री में सस्टेनेबल एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाने के लिए सेलर को क्या करना चाहिए, समझ गए? तो ये भी उसमें आना चाहिए। तो वो जो 3 या 4 नाम होते हैं ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमको आज होमवर्क दूं कि मान लो फर्नीचर वाली के लिख के लाओ, तो कैसे लिख के लाओगे? फर्नीचर इंडस्ट्री में ये 3 सवाल खुद से पूछो और इनका जवाब फाइंड आउट करो और लिख दो। यही होता है कि ऐसे, समझ में आ गई मेरी बात? तो उसको लिख के ले आओ। यही होता है कैसे, कि भाई सोचो कस्टमर कौन सी चीजों पे चूज करता है बिटवीन द ब्रांड्स। पहली बात तो ये पता करो कस्टमर कौन कौन सी चीजें सोचता है, ठीक है? और दूसरे में क्या पता करो कि अपने पास क्या क्या रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? फिर तीसरी बात, सेलर के पास कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल उसको लॉन्ग टर्म तक मिल जाए। समझ गए? तो लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव सक्सेस पाने के लिए कौन से उसके पास क्या उसे करना चाहिए, व्हाट डज इट टेक? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये सारी 3 चीजों के जवाब ढूंढो और लिख लो एक कागज पे। उसी को बोलते हैं क्या, कि ऐसे। समझ में आ गई? और उनमें से अगर एक दो पे भी ध्यान दे लिया तो भी क्या मिल जाती है, सक्सेस। एप्पल कोई सब पे थोड़ी ध्यान दे पाता है, एक दो पे ही ध्यान देता है। सैमसंग भी एक दो पे देता है, सभी चल रही है, देख लो आप। और जो एक दो पे भी नहीं दे रहा वो फेल हो जाता है। समझ गए मेरी बात? ये है। तो ये होता है आपका केएसएफ का टॉपिक और ये पूरा आंसर यहां तक आता है। 5 नंबर का आंसर ये पूरा यहां तक आता है, ऊपर के सारा और ये कि हाउ टू, अगर वो पूछे या ना पूछे आपको लिख के आना ही है। आईसीआई की कुछ बातें इंप्लाइड होती कि ये करनी है, वो बोलता नहीं है, वो लिख के आनी है। आगे बात समझ में? हाँ बोले बोले सर ये तो बोला ही नहीं, बेटा ये लिख के आना होता है। 5 नंबर में लिखना ही लिखना है। समझ में आगे? इंप्लाइड है। क्लियर है सभी को? तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म, केएसएफ नाम का टॉपिक फिनिश। अब मेरे ख्याल से 2 टॉपिक ही बचे हैं जो मेन वाले हैं, बाकी तो फिर फर्जी वाले बचेंगे। एक तो वो बचा है, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो, उसका ये इश्यूज वाला, ठीक है? लास्ट टॉपिक है, तो पूरा बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। ये हो चुका है, ये इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखते जाओ। हो चुका है, 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 हो चुका है। एक वो वैल्यू क्रिएशन बाकी है, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू चेन के नीचे मिलेगा। ये सब हो चुके हैं, सब हो चुके। वैल्यू चेन, हाँ यही है, ये बाकी है। वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रखा होगा, देख लो अंडरलाइन, ठीक है? वैल्यू क्रिएशन इससे ऊपर का हो चुका है। ये क्या एक्सपीरियंस कब पढ़ा चुका हूं, पीएलसी पढ़ा चुका हूं, वो सब हो चुका है। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन देखो इजी टॉपिक है बस, लेकिन अच्छा भी है, सुनिएगा। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन होता क्या है सर? देखो इट इज एन एक्टिविटी और परफॉर्मेंस बाय द फर्म टू क्रिएट वैल्यू दैट इंक्रीजेस द वर्थ ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस और इवन द होल बिजनेस सिस्टम। अरे यार एक बात बताओ, मान लो मैं कोई उस पे गया, रावत मिष्ठान भंडार, मैंने उसकी एक दो चीजें खाई, मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं लगी, सही है? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर वैल्यू क्रिएशन तो करो कुछ, उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं लग रही है, मैं मजा ही नहीं आया। समझ लो? तो प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या करना, अपलिफ्ट करना, उसे बढ़ाना, उसे इंक्रीज करना, उसमें वैल्यू डालना, इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस काम को क्या बोलते हैं? वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और अ गुड और अ सर्विस, जो भी आप काम करते हो। समझ गए मेरी बात? तो उसमें वैल्यू डालना, उसकी इंक्रीज करना, उसकी वर्थ। वैल्यू मतलब क्या होता है? वर्थ। जैसे मान लो ये पेन है, बोला सर क्या फर्जी सा पेन है, तो मैंने कहा इसके बेटा इसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है इसमें, तो आपको इसके अंदर कुछ करना चाहिए, वैल्यू क्रिएशन करना चाहिए। बोला सर क्या होता है वैल्यू क्रिएशन? अरे मैंने कहा कुछ भी करो, इसकी इसकी वर्थ को बढ़ाओ, इसमें इसकी वैल्यू को बढ़ाओ, तो बस उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? इट इज एनी एक्टिविटी in which we increase the worth of a good, service, your processes, अपनी चीजों की वैल्यू को बढ़ाना,
वैल्यू क्रिएशन करना, समझ गए मेरी बात, एक तरीके से, और इनोवेशन करना और अपग्रेडेशन करना, उसमें चीजें पुटअप करना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना। समझ रहे हो? आज जो टाटा कंपनी है, दमादम क्या करे जा रही है, बस सक्सेस क्यों मिल रही है, ऐसे मजे में थोड़ी मिल रही है, क्या करे जा रही है वो, वैल्यू क्रिएशन, अपने प्रोडक्ट्स में उनकी वर्थ बढ़ाई जा रही है। देखो देर आर ऑलवेज नेगेटिव्स, नेगेटिव्स आर स्टिल देयर, बट वो नेगेटिव्स पे फोकस नहीं कर रही, वो किस पे फोकस करे जा रही है, पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स आर स्टिल देयर आल्सो, फिर भी लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बोला नहीं कि मैं तो अपने जीवन में पॉजिटिव ही देखूंगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, वैल्यू क्रिएशन वैल्यू क्रिएशन वैल्यू क्रिएशन करे जा रही है और सक्सेस मिली जा रही है। तो वैल्यू क्रिएशन क्या है, अपने प्रोडक्ट, अपने काम, अब जो भी आपका काम है, जो भी गुड्स बनाते हो, जो सर्विस बनाते हो, जो भी प्रोसेस, पूरे बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाना, उसकी वर्थ को और बढ़ाना, वर्थ और इंक्रीज करना, इसे क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, वैल्यू क्रिएशन। आगे बात समझ में। अभी मान लो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये मेरा मैं पढ़ाने का काम है, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा पढ़ाता हूँ, अब मैं इसमें और ऊपर कैसे करूं, समझ, और क्या वैल्यू डालूं, और अपनी वर्थ को कैसे बढ़ाऊं, तो उसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, वैल्यू क्रिएशन। सो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, इट इज एनी एक्टिविटी और परफॉर्मेंस बाय विच देर इज इंक्रीज इन द वर्थ ऑफ गुड्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस, योर होल बिजनेस सिस्टम, बस। तो उसकी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, वैल्यू क्रिएशन। सो वैल्यू क्रिएशन इज एनी एक्टिविटी बाय द फर्म टू क्रिएट द वैल्यू विच इंक्रीजेस द वर्थ ऑफ गुड्स, सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस, और ये सब। क्लियर है? अब सुनना, अल्टीमेटली दिस कॉन्सेप्ट गिव्स बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री। तो सर अगर आप इस पे ध्यान दोगे, वैल्यू क्रिएशन पे हमेशा वैल्यू क्रिएशन करोगे करोगे करोगे, डालते जाओगे, तो ये आपको क्या दिलाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डेफिनेटली गेन करोगे आप इससे, इसकी मदद से। समझ रहे हो? इट हेल्प देम अर्न यू, इट विल हेल्प यू अर्न अबव एवरेज प्रॉफिट्स, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करेगा आपको। तो वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए, सही है कि नहीं है कि नहीं? सिंपल सी बात है यार, वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, अपने काम पे, अपने काम के अंदर, गुड्स में, सर्विसेज में, इनमें और इसकी वर्थ को बढ़ाने की कोशिश करोगे और वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, इट विल हेल्प यू गेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट विल हेल्प यू इन अर्निंग द अबव एवरेज प्रॉफिट्स। सिंपल है भाई। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन कमाता है, जिसको वो एडवांटेज मिलता है, तो वो एडवांटेज दिलाने में तुमको मदद करेगा। और सुन लो भाई, फिर से वही बात बोल दी, देख लो। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीड्स टू, इट लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तगड़ी होगी। एंड अब सुनना, एट द मोस्ट बेसिक लेवल हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी बिकम्स डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। सर बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिटेबल बनेगी वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी कंपनी कितना सक्सेसफुल बनेगी वो कितनी बातों पे डिपेंड करता है, तीन। कौन सी तीन, अब सुनना। नंबर वन, द वैल्यू, सुनिएगा, पहली चीज क्या है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। पहले तो ये लिख लो, लिखो, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो पहले नीचे वाली देख लो, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स, कॉस्ट पे तो इंपैक्ट, कॉस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लागत, तो कॉस्ट पे डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिटेबल बनोगे। प्रॉफिटेबल ही तो बोला था, एट द मोस्ट बेसिक लेवल हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी बिकम्स डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। ठीक है, तो कॉस्ट पे, फिर प्राइस दैट अ कंपनी चार्जेस, प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या चार्ज करोगे कस्टमर से, जो अपन चार्ज करते हैं, ठीक है, प्राइस विच यू द कंपनी विल चार्ज। और एक चीज और क्या बोली, अब फर्स्ट चीज, द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट्स, जो मतलब उस उन प्रोडक्ट्स पे कस्टमर को उसको कितनी वैल्यू लग रही है। देखो अपन, हर इंसान खुद के प्रोडक्ट को तो वैल्यू ज्यादा ही देता है। भाई मैं सेलर हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को तो समझूंगा ही, मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया है, वो बोला था ना, वो दुकान वाला बोला अरे सर क्वालिटी है, अबे तू तो बोलेगा ही ना तेरा प्रोडक्ट है, कस्टमर बोल रहा है क्या, कस्टमर को उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू लग रही है। समझ रहे हो, आई एम ए कस्टमर, मुझे आईफोन, एप्पल की, वन प्लस की बहुत वैल्यू लगती है,
तो समझ रहे हो, द वैल्यू विच, आईफोन को खुद की तो लगेगी ना, कस्टमर क्या उसको वैल्यू दे रहा है, द वैल्यू विच कस्टमर प्लेसेस ऑन द प्रोडक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तीन चीजों पे क्या डिपेंड करती है, कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिटेबल होगी, इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, द वैल्यू विच कस्टमर प्लेसेस ऑन द प्रोडक्ट। नंबर टू, द प्राइस विच इज चार्ज फ्रॉम द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर। प्राइस पे भी डिपेंड करता है ना प्रॉफिट, प्राइस पे भी डिपेंड करता है, अगर बहुत ही कम रख ली प्राइस तो प्रॉफिट कम होगा, तो प्राइस पे भी इंपैक्ट डिपेंड करता है। और एक कॉस्ट, सोचो कॉस्ट तुम्हारी बहुत ज्यादा लग रही है तो प्रॉफिट कम होगा। इन तीनों चीजों से मतलब कंपनी का, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट डिपेंड करता है। हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी वुड बिकम डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, द वैल्यू विच कस्टमर प्लेसेस ऑन द प्रोडक्ट। नंबर टू, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर थ्री, द प्राइस विच इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। सिंपल है, आई बात समझ में? अब ये वैल्यू में और बातें लिख देना। अब सुनना, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज समथिंग दैट कस्टमर्स गेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उनको उस प्रोडक्ट से क्या, कितना वैल्यू मिल रहा है। वैल्यू क्या होता है? यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो यूटिलिटी। समझ रहे हो? यूटिलिटी क्या होता है? आप उसे जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, तो आप हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो उसको क्या करे, उसको सेटिस्फाई करे, उसकी वांट्स को। सही बात है? तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे तो उसे क्या मिलेगी? यूटिलिटी। और वो आपकी प्रोडक्ट को क्या देगा? वैल्यू देगा। सिंपल सी बात है। द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन अ प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स द यूटिलिटी। अब आप वैल्यू को समझा रहे हो, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट को समझा रहे हो। सो वैल्यू क्या होता है, आप समझा रहे हो आईसीआई को कि क्या होता है वैल्यू। वैल्यू वो चीज होती है जो यूटिलिटी कस्टमर को उस प्रोडक्ट से मिल रही है। तो अगर उसे कोई चीज से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, इसका मतलब उसकी उससे उसे वैल्यू भी ज्यादा मिल रही है। और अगर उसे कोई प्रोडक्ट से वैल्यू यूटिलिटी कम मिल रही है, तो उससे, इसका मतलब उससे उस प्रोडक्ट से वैल्यू भी कम मिल रही है। तो वैल्यू का सीधा तात्पर्य किससे है? यूटिलिटी से। वैल्यू का सीधा रिलेशन किससे है? यूटिलिटी से। सो अगर आप अपने प्रोडक्ट में आप क्या दे रहे हो? यूटिलिटी दे रहे हो, तो इससे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो ये लिख देना भाई। क्या होता है वैल्यू? द हैप्पीनेस और द सेटिस्फैक्शन विच द कस्टमर गेन फ्रॉम द कंज्यूमिंग और यूजिंग द गुड। कस्टमर को जो उस गुड से सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ है उसे क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और यूटिलिटी यही क्या होती है? एक तरीके से वैल्यू होती है। समझ में आ गई मेरी? बस सिंपल है। मुझे ये, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे क्या मिल रही है? वैल्यू। बोले सर वैल्यू क्या होता है? अरे यूटिलिटी। सर यूटिलिटी क्या होता है? अरे मुझसे, मुझे, मैं इससे हैप्पी हूं, बस। इस इन कंपनीज ने, इन फोन्स ने मेरे को सेटिस्फैक्शन दिया है इतने सालों से, इसका मतलब मेरे को यूटिलिटी दी है, इसका मतलब मेरे को वैल्यू दी। आई बस सिंपल। तो आप वैल्यू दोगे कस्टमर को तो क्यों नहीं खरीदेगा? समझ में आ गया मेरी बात? सिंपल सी बात है। तो तीनों आंसर्स लिख दोगे। ठीक है। अच्छा सर, वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू इज अ, कैसे दोगे सेटिस्फैक्शन? अरे एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दो, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, डिजाइन पे, परफॉर्मेंस पे, डिजाइन, क्वालिटी, पॉइंट ऑफ सेल, आफ्टर सेल सर्विस, इन चीजों पे ध्यान दो। ये इससे क्या मिलेगी कस्टमर को? यूटिलिटी। तुम ज्यादा यूटिलिटी दोगे तो इससे क्या होगी? उसको ज्यादा वैल्यू दोगे। सिंपल सी बात है। आई बसन में लिख दोगे सारा, एक भी वर्ड, एक भी मिस मत मारना। तो कौन सी तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिटेबल बनेगी? कौन सी तीन बातें? वैल्यू, फिर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज द प्राइस विच वी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। और वैल्यू क्या होता है उसको थोड़ा बता दो, पूरी लगा दो इकोनॉमिक्स अपनी दिमाग से। वैल्यू होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है? ये होता है। और यूटिलिटी कैसे देंगे? ऐसे, ये चीजें डाल के। हो गया आंसर? जान गए? ओ भाई, नेक्स्ट ये लाइन भी सुन लो। यहां पे वैल्यू को क्या बोला? इट इज बेसिकली द वैल्यू द कस्टमर वांट्स टू पे ओवर एंड अबव द प्राइस। याद है फाउंडेशन में पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। याद आया? भाई आपने एक समोसा खरीदा, ठीक है, 25 रुपए का। अब आपको यार यूटिलिटी मिली उससे कितने की? 40 रुपए की। तो कितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ? तो वो जो ओवर एंड अबव द प्राइस, कस्टमर को वो जो फायदा होता है, उसी को तो क्या बोलते हैं? वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? आपको प्राइस के ऊपर वो जो उसका फायदा लग रहा है, बोले और वो है प्रोडक्ट। समझ रहे हो कि आप उससे पैसे, पैसे तो इतने गए, उससे ऊपर मेरे को इतना एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। सो द वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू इज दैट बेनिफिट, वैल्यू इज दैट बेनिफिट और द सरप्लस
विच कस्टमर गेट्स ओवर एंड अबव द प्राइस। प्राइस कितनी है? 25 समोसे की। मुझे कितना एक्स्ट्रा उससे लग रहा है? कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला? 15। उसी एक्स्ट्रा बेनिफिट को जो ओवर एंड अबव द प्राइस उसको मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। मान लो कोई फोन तुमने कोई बोतल खरीदी, चलो पानी की बोतल कोई खरीदी है ना, अब वो स्टील वाली है ना, अब वो बोतल खरीदी तुमने 200 रुपए की, अब तुम्हें बर्थ लग रही है उसकी, बोलो सॉरी तो वो मिल्टन जैसी है सर, 600 रुपए वाली। समझ गया एक एग्जांपल? सो तुमने पैसे कितने दिए? 200। तुम्हें उसकी वर्थ कितनी लग रही है? 600। कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है? यही तो होता है वैल्यू। द वैल्यू विच यू गेट ओवर एंड अबव द प्राइस। आए भी लाइन लिख देना भाई, और क्या। सो दिस एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड, दिस एक्सेस अमाउंट, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू क्रिएशन। आया समझ में? खत्म। चलो ओ भाई, इतना बोलना पड़ता है। वाह भाई, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 3 पहले पढ़ लिया ना हमने, तो इसको क्या पता। इसको तो लग रहा है कि हम इसके बाद पढ़ेंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी ना अपन ने। तो क्या करना चाहिए? अ कंपनी, देखो क्या कह रहा है माइकल पोर्टर, भाई साहब इसकी भी सुन लो। माइकल पोर्टर कह रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीकों से आ सकता है, अरे हमको पता है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, या फिर कौन सी? डिफरेंशिएशन। या तो दुनिया से किस पे दे देंगे? कम प्राइस पे, या फिर यूनिक दे देंगे। तो आपको क्या मिल सकता है इससे? दुनिया में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। पढ़ चुके हैं हम तो पहले ही। ओ भाई, डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ ना कुछ उनको अलग देना, सुपीरियर देना, कुछ अलग देना, सुपीरियर स्पेशल वैल्यू का देना, स्पेशल फीचर्स डालना, कुछ ना कुछ यूनिक करना, सर्विस बढ़िया डालना। ये सारी चीजें क्या होती है? वही डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ यूनिक देना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है सर? अब देखो, जब आप कुछ यूनिक देते हो तो आप उसके लिए क्या चार्ज कर सकते हो? उनसे प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो, ये भी पढ़ा था अपन ने। आज बीएमडब्ल्यू कुछ अलग गाड़ी बनाता है ना यार, कुछ यूनिक चीजें डालता है, तो इसके लिए हाई प्राइस लगता है। क्या दिक्कत है? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? सो एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन अ कंपनी कैन चार्ज हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। समझ रहे हो? आज मर्सिडीज नहीं लेता क्या 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ एक एक गाड़ी के? लेता है ना। और सर देखो ना सर, वो मारुति की तो 7 लाख में आ जाती है, उसकी 7 करोड़ में आ रही है। क्यों? क्योंकि क्या डाल रहा है वो? कुछ स्पेशल चीजें डाल रहा है, कुछ स्पेशल वैल्यू डाल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्पेशल डाल रहा है तो उसके लिए चार्ज भी कर सकता है वो। इट कैन चार्ज हायर प्राइस, इट कैन चार्ज प्रीमियम फॉर दैट ऑल्सो। खत्म। और क्या है यार? समझ में आया? सब क्या पता पढ़ा रहा है, पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, वैल्यू चेन। तो सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सुनो एक लाइन, देखो छोड़ना कुछ नहीं है। जो जो इस मॉड्यूल में लिखा है ना, हर एक लाइन पढ़ के जानी है, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि कोई भी लाइन केस स्टडी में आ सकती है। समझ रहे हो? यही तो चीज होती है। वैल्यू चेन, अ टूल टू एनालाइज ओरिजिन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ओरिजिन कहां से हुआ, वो कैसे पता करें? उसका क्या निकालो? वैल्यू चेन। समझ रहे हो? मान लो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है, वो नंबर 1 पे, तुम हमेशा से नंबर 2 पे चलते हो। बोलो सर हमको भी नंबर 1 बनना है। तो बोलो सर कैसे पता करें कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिला? तो जाओ उसके ओरिजिन में। होता है ना, वैसे वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है केस के अंदर, कि बोले वो कहां से चालू हुआ, पैदा कहां हुआ था। जाओ उसके ओरिजिन में और पता करो उसकी वैल्यू चेन। समझ रहे हो? कहां से काम चालू करता है। वैल्यू चेन पढ़ा है ना अपन ने, IOOMS HPTI। पता करो कैसे प्रोडक्ट कहां से चालू होता है, कहां से लाता है, प्रोक्योरमेंट करता है, कैसे उसके इनपुट्स आते हैं, क्योंकि वहीं पे ही तुम्हें उसका जवाब मिलेगा। किसका? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पता लग जाएगा आपको कि कहां से ला रहा है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पता करो उसकी क्या पूरी वैल्यू चेन। समझ गए? तो कहने का मतलब समझे आप? वैल्यू चेन से पता लगती है क्या? ओरिजिन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ओरिजिन क्या है, किससे पता लगती है? वैल्यू चेन से। और वैल्यू चेन में दो एक्टिविटीज होती है, पढ़ा चुका हूं, प्राइमरी वाली और सपोर्टिंग। समझ गए? कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का पता करना है तो क्या पता करो? उसकी वैल्यू चेन। खत्म। चलो खत्म हो गई भाई साहब। तो ये टॉपिक भी खत्म हुआ यार, इतनी बढ़िया।
ये भी नहीं बढ़ गया। अब तो एक ही टॉपिक बचा है, बढ़िया वाला, मतलब लास्ट वाला कल पढ़ेंगे फिर अपन वो।